अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने आज बात करनी है सेकंड चैप्टर के एक टॉपिक की कि जिसका नाम मैंने रखा है फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। बुक के अंदर इसका नाम डिफरेंट है, डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, यानी एक ऐसा मटेरियल जिसमें हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें पेरेंट्स से मिलती है, और आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मैं समझाऊंगा कि इसका नाम मैंने ये क्यों रखा है। ये टॉपिक है हमारे पास। देखिए, डीएनए के बारे में ये कहा जाता है कि हमारी जितनी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर होती है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब आपको कोई डिश बनानी होती है तो उसके लिए आपके पास एक अदद रेसिपी होती है। उस रेसिपी के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि कौन कौन सी चीज़ जाएगी इस डिश के अंदर और कितना कितना अमाउंट जाएगा, कितनी देर तक इसे पकाना है, क्या करना है, सब कुछ उस रेसिपी के अंदर लिखा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनेंगी, कितनी बनेंगी, कब बनेंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो लिखी होती है वो एक अदद रेसिपी में लिखी होती है। तो ऑर्गेनिजम्स की रेसिपी जो है, इंसानों की, प्लांट्स की, तमाम ऑर्गेनिज्म की जो रेसिपी है वो बेसिकली डीएनए है। तो डीएनए को हम हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। इसके अंदर हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। अब सवाल ये है कि सेल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है। कैसे पता लगा साइंटिस्ट को कि इन तमाम चीज़ों में वो डीएनए ही है कि जिसके अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है? तो इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट हैं। एक एक्सपेरिमेंट जो है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट आप सेकेंड ईयर के अंदर जाकर पढ़ेंगे। इनमें से एक जो है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने। देखिए, हमारे पास एक अदद बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है स्ट्रैप नमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं इसे, स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रैप नमोनियाए। ये नमोनिया कॉज करता है जो बेसिकली लंग्स का इन्फेक्शन है। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन और कोकस का मतलब होता है सर्कुलर बैक्टीरिया, या 6 चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो ये सर्कुलर बैक्टीरिया कोकस है और इसकी अगर चेन हो तो ये कहलाता है स्ट्रेप्टोकोकस। और नमोनिया जो है ये नमोनिया कॉज करने वाला, नमोनिया लंग्स का इन्फेक्शन होता है जिसमें लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब इसकी ना दो टाइप होती हैं। एक होती है इस तरह की, ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है, और ये वो बैक्टीरिया है कि जिसके ऊपर ये कैप्सूल चढ़ा हुआ है। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है विदाउट कैप्सूल, ये कहलाता है आर टाइप। आर का मतलब है रफ, क्योंकि इसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती। कैप्सूल जो है वो इसे स्मूथ बनाता है। मैंने तो रफ बना दिया, लेकिन ये स्मूथ होता है कैप्सूल। तो आर टाइप जो है इसके पास कैप्सूल नहीं होता, जिसकी वजह से ये ख़तरनाक भी नहीं होता, यानी ये बीमारी कॉज नहीं कर पाता। तो ये नॉन विरेलेंट है। जबकि जो एस टाइप है जिसके पास कैप्सूल मौजूद है, स्मूथ वाला, ये अपने कैप्सूल की मदद से बहुत तेज़ी से बीमारी कॉज करता है और इवन डेथ की तरफ ले जाता है। तो ये एस टाइप जो है ये विरेलेंट है, ये नुकसान पहुंचाता है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, चूहा लिया और चूहे के अंदर इंजेक्ट किया आर टाइप। अब आपको पता है आर टाइप जो है इसके पास कैप्सूल नहीं होता। जब कैप्सूल नहीं होता तो ये नॉन वेरिलेंट होता है। तो चूहे को क्या होना चाहिए था, चूहा जिंदा रहा, चूहे को बीमारी नहीं हुई और ना ही उसकी मौत हुई। सेकेंड स्टेप के अंदर इसने क्या किया, इसी चूहे के अंदर इंजेक्ट किया एस टाइप। अब एस टाइप के पास कैप्सूल होता है और ये ख़तरनाक होता है, तो इसने इस चूहे को बीमार किया और उसकी वजह से चूहे की मौत हो गई। थर्ड स्टेप के अंदर इसने क्या किया, एक और चूहा लिया और अब की बार दोबारा एस टाइप डाला, लेकिन इस एस टाइप को पहले हीट के ज़रिए किल कर दिया। तो जब इसने हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया डाला तो अब की बार चूंकि ये मर चुका था बैक्टीरिया, तो चूहे को कुछ नहीं हुआ और चूहा जो है वो जिंदा रह गया। चौथे स्टेप के अंदर इसने क्या किया, इसने कहा ऐसे कैसे जिंदा रह गया ये। इसने दोबारा इसके अंदर यही वाला बैक्टीरिया डाला, लेकिन अब की बार इसके साथ शामिल कर दिया आर टाइप, वही देखने के लिए कि क्या होता है। अब देखें, ये वाला बैक्टीरिया था तो इसने भी नहीं मारा था चूहे को, और आर टाइप तो होता ही मासूम है, इसने भी नहीं मारा था, तो चूहे को नहीं मरना चाहिए था, चूहे को कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन मसला ये हुआ कि चूहे की मौत हो गई। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात थी। तो इन्होंने अज्यूम किया कि या तो ऐसा हुआ है कि ये अंदर जाने के बाद, ये वाला बैक्टीरिया जो है ये अंदर जाने के बाद जिंदा हो गया, ठीक है, नेपाली बैक्टीरिया था ये, तो ये अंदर जाने के बाद जिंदा हो गया। या फिर ऐसा हुआ है कि ये वाला जो मासूम वाला बैक्टीरिया था ना, इसने अपने आप को चेंज कर लिया, इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि ये चेंज होकर ख़तरनाक हो गया। तो उस वक्त जो है सिर्फ ये अज्यूम किया गया था कि शायद इस बैक्टीरिया की कोई चीज़ ऐसा है कि एक शख्स अगर मरा हुआ पड़ा हुआ है और उसके पास गन है, तो वो ख़तरनाक शख्स था जो मर गया, लेकिन
अगर एक मासूम शख्स उसकी गन उठा ले तो वो भी ख़तरनाक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो एस टाइप बैक्टीरिया था, इसका कोई ना कोई हथियार था जो इस आर टाइप बैक्टीरिया ने उठा लिया, जिसकी वजह से ये मासूम से ख़तरनाक हो गया। अब वो हथियार क्या चीज़ थी? कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, डीएनए था, आरएनए था, लिपिड था, क्या था ये उस वक्त तक नहीं पता था। कुछ वक्त के बाद आगे जाके 2 साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया और उसके नतीजे में उन्हें पता लगा कि वो जो मटेरियल था जो उठा लिया था इस बैक्टीरिया ने, जिसकी वजह से ये चेंज हो गया, वो मटेरियल डीएनए था। तो हुआ कुछ यूँ कि जब इस बैक्टीरिया का डीएनए, जब इस बैक्टीरिया को हीट के ज़रिए किल कर दिया तो इसका डीएनए जो है ये बाहर आ गया। ठीक है, ये डीएनए के टुकड़े हैं जो बाहर आ गए। और ये वाला बैक्टीरिया सलामत था, आर टाइप। इसने क्या किया, ये डीएनए हासिल कर लिया। जब इसने ये डीएनए हासिल कर लिया तो इस डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन थी कैप्सूल बनाने की, तो इसने अपने अराउंड कैप्सूल बना लिया, जिसकी वजह से ये आर टाइप से चेंज होकर बन गया एस टाइप, और इसने चूहे के अंदर बीमारी कॉज करके उसे मार दिया। तो ये वाला प्रोसेस कि जिसके अंदर एक तरह का बैक्टीरिया दूसरे तरह के बैक्टीरिया में अपने आप को चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। और वो क्या चीज़ है जो ये ट्रांसफॉर्मेशन करवाती है? वो डीएनए है। तो यहाँ से हमें पता लगा था कि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है और डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है। अब सवाल ये है कि हमें ये तो पता लग गया कि डीएनए जो है उसके अंदर, ये देखें ये ग्रिफिथ है, इसका एक्सपेरिमेंट था और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब इससे हमें ये तो पता लग गया कि डीएनए जो है हमारे पास वो हेरिडिटरी मटेरियल है। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था बैक्टीरियोफेज पे। बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस होता है, ये चैप्टर 5 में आप पढ़ेंगे। ये वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है। खैर, तो अब सवाल ये है कि भाई डीएनए के अंदर अगर इन्फॉर्मेशन है भी तो वो डीएनए की इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे आती है और किस फॉर्म में है डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन? तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए के अंदर 2 धागे मौजूद होते हैं और ये दोनों धागे बने होते हैं छोटे छोटे यूनिट से, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये थोड़ी बेहतर डायग्राम है डीएनए की। तो कहाँ गया मार्कर? हाँ, तो ये जो है ये एक धागा है, अल्लाह नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ जाए, ये एक धागा है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये दूसरा धागा है। अब आपको पता है डीएनए पूरा जो है वो बना होता है छोटे छोटे यूनिट से, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक पीस जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ 1 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये एक पीस जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ 1 न्यूक्लियोटाइड, दिस इज़ 1 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? एक एक पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके साथ एक अदद फॉस्फेट लगा हुआ होता है, ठीक है, और साथ में एक अदद नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजन का रिंग। अच्छा, अब पूरे डीएनए के अंदर ना ये चीज़ सेम होती है, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड ये सेम होता है, पूरे डीएनए में ये सेम होता है। जिस चीज़ में फ़र्क आ रहा है वो ये बीच वाली चीज़ है जिसे नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। तो ये 4 तरीक़ों की होती है, एक का नाम एडेनिन होता है, एक का नाम गुआनिन होता है, एक का नाम साइटोसिन होता है और एक का नाम थायमीन होता है। तो पता ये लगा कि डीएनए में जो चीज़ चेंज हो रही है उसी में हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि जो चीज़ कांस्टेंट है उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो ये जो सीक्वेंस है, ये नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है, बेसिकली ये वो चीज़ है कि जिसके अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है। तो डीएनए के पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है नाइट्रोजनस बेस का, और इन्हीं बेसिस के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या बनना है, कितना बनना है और कब कब बनना है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे आती है और इस इन्फॉर्मेशन से बनता क्या है। अगर आपको पता है कि आपके पास एक रेसिपी मौजूद है तो वो रेसिपी जिस चीज़ की होगी उससे वो डिश बन के सामने आ जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि डीएनए अगर एक रेसिपी है तो उसकी डिश क्या है? अब आप कहेंगे ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, डीएनए से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म तो नहीं बनेगा, डीएनए से कोई मॉलिक्यूल बनेगा। तो हमने देखना है वो कौन सा मॉलिक्यूल है। तो मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ कि डीएनए से बनता क्या है। डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बाहर आती है, ये बात आपने याद रखनी है हमेशा के लिए। डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर आती है और उससे फाइनल चीज़ जो बनती है वो है प्रोटीन। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि डीएनए एक रेसिपी है तो उसकी डिश क्या है? डीएनए की जो डिश है, इस रेसिपी की जो डिश है वो प्रोटीन है। अब ये काम जो होता है ये 2 स्टेप्स के अंदर होता है। देखिए, डीएनए पड़ा हुआ है न्यूक्लियस में, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये पड़ा हुआ है डीएनए। अब डीएनए से मैंने बताया आपको क्या बनना है, प्रोटीन। प्रोटीन बनाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है राइबोसोम, और वो यहाँ होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद होता है। ये छोटे छोटे आपको जो जर्रे नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं, इनका काम है प्रोटीन बनाना। अब डीएनए पड़ा है न्यूक्लियस में, राइबोसोम पड़े हैं साइटोप्लाज्म में। डीएनए बाहर नहीं आ सकता, राइबोसोम अंदर नहीं जा सकते। तो कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले
और बाहर आके इनके हवाले करे इंफॉर्मेशन ताकि ये प्रोटीन बना सकें, वो मॉलिक्यूल कहलाता है RNA। तो डीएनए में हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, इस वजह से डीएनए को हम कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल, और आरएनए को मैंने क्या कहा था, आरएनए को हम कहते हैं इट इज़ अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है और ये राइबोसोम को प्रोवाइड करता है। तो डीएनए से पहले बनता है आरएनए, और चूंकि इस आरएनए के अंदर मैसेज है तो ये कहलाता है mRNA या मैसेंजर आरएनए। ये वाला स्टेप कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद क्या होता है, इस मैसेंजर आरएनए से बनती है प्रोटीन, ये वाला स्टेप कहलाता है ट्रांसलेशन। इस तरीके से डीएनए की इंफॉर्मेशन बाहर आती है और उससे प्रोटीन बनती है। ये पूरा प्रोसेस जो है इसे जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं और इसे प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसे और एक्सप्लेन कर दूं, ये डिटेल में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये हमारे पास डीएनए है। जब डीएनए से इंफॉर्मेशन बाहर आनी होती है तो डीएनए का थोड़ा सा हिस्सा खुलता है, ठीक है। तो मैं ये वाला हिस्सा खोल रहा हूँ, ये डीएनए का हिस्सा है, बीच वाला जो खुल गया है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पर लगे हुए हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। डीएनए पूरा बना होता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से। तो इनमें से कोई एक धागा जो है वो इस्तेमाल होगा, दोनों धागे इस्तेमाल नहीं होते, एक धागा इस्तेमाल होगा। तो ये वाला धागा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर आकर एक अदद एंजाइम बैठेगा, इस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ये डिटेल में आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर के अंदर, ये अभी सिर्फ मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। डीएनए पॉलीमरेज जब आकर बैठेगा तो वो पढ़ेगा कि यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड लगा है। मैंने आपको बताया 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। अब अगर यहाँ पर एडेनिन लगा हुआ है तो ये बुलाएगा, अब हम क्या बना रहे हैं, हम आरएनए बना रहे हैं। आरएनए के अंदर ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आरएनए के अंदर एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। तो आरएनए में थायमिन नहीं होता। तो रूल ये है कि डीएनए में जहाँ पर एक जगह एडेनिन लगा होता है उसके सामने हमेशा थायमिन होता है। कहीं पर भी डीएनए में एडेनिन होगा तो सामने थायमिन होगा, थायमिन होगा तो सामने एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा तो सामने साइटोसिन होगा और साइटोसिन होगा तो सामने ग्वानिन होगा। तो जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज देखेगा कि यहाँ पे एडेनिन लगा है, अब उसे बुलाना चाहिए किसे, थायमिन को नहीं बुलाएगा, क्योंकि हम डीएनए से डीएनए नहीं बना रहे, हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं। तो आरएनए में होता है एडेनिन के सामने यूरेसिल, तो ये यूरेसिल को बुलाएगा। ये यूरेसिल आ गया। इसके बाद ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पर देखेगा अगर साइटोसिन लगा हुआ है तो ये बुलाएगा ग्वानिन को, यहाँ पे देखेगा अगर ग्वानिन लगा है तो बुलाएगा साइटोसिन को। इस तरह से चलते चलते ये डीएनए से एक इस तरह का धागा बन जाएगा। दिस इज नोन एज मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखें ये बेसिक आइडिया है, डीएनए है, ये डीएनए से सिंगल धागा बनेगा जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये स्टेप ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उसके बाद ट्रांसलेशन के नतीजे में ये प्रोटीन्स बनती हैं जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो डीएनए है, ये डीएनए का बीच वाला हिस्सा खुल गया है। और अच्छा हाँ सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज आता है, क्योंकि आरएनए बना रहे हैं तो आरएनए पॉलीमरेज आया। ये जो टॉफी के जैसा लग रहा है पीछे पिंक कलर का, दिस इज द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अब देखें डीएनए में जहाँ एडेनिन लगा हुआ था उसके सामने लगाया गया यूरेसिल, जहाँ साइटोसिन लगा हुआ था उसके सामने लगाया ग्वानिन, जहाँ ग्वानिन लगा हुआ था उसके सामने लगाया साइटोसिन, जहाँ एडेनिन लगा हुआ था उसके सामने यूरेसिल, जहाँ थायमिन लगा हुआ था उसके सामने एडेनिन। ये पूरा जो धागा बन रहा है दिस इज मैसेंजर आरएनए। ये बनने के बाद इसमें से अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखें ये डीएनए का मॉलिक्यूल है डबल स्ट्रैंडेड, ये आरएनए पॉलीमरेज है वो एंजाइम, और ये बनाना शुरू कर रहा है आरएनए। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये मैसेंजर आरएनए है। इसके कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप इनिशिएशन होता है, जहाँ से काम स्टार्ट होता है। उसके बाद इसका साइज बढ़ने लगता है तो ये इलोंगेशन कहलाता है। उसके बाद जब ये बन के ख़त्म हो जाता है तो ये पॉइंट कहलाता है टर्मिनेशन। ये मैसेंजर आरएनए बन के बाहर आ गया और आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये एक तरह का आरएनए बन गया। अब ये आरएनए जाएगा इस स्ट्रक्चर के पास जिसे कहते हैं हम राइबोसोम। मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि राइबोसोम करते क्या हैं। राइबोसोम कुछ इस तरह, सॉरी इस तरह का नहीं है, हाँ राइबोसोम जो है ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका एक यूनिट है जो लार्जर सब यूनिट है, और ये इसका दूसरा यूनिट है जो स्मॉलर है। 2 पीसेस से मिलके बनता है। जो मैसेंजर आरएनए आया था वो इन दोनों यूनिट्स के दरमियान में आकर बैठ जाता है।
इस मैसेंजर आरएनए पे ये न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स को एक बार में पढ़ता है और इन 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर हम कहते हैं कोड। जैसे कि ये लगा हुआ है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यहाँ पे लगा हुआ है यूरासिल, यूरासिल एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर पढ़ता है। इन 3 न्यूक्लियोटाइड को देखकर इससे समझ आता है कि कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पर आकर अटैच होगा। तो एक एक कोड को पढ़ता रहता है राइबोसोम और अमाइनो एसिड को बुलाता रहता है। अब अमाइनो एसिड किसके ऊपर चढ़ के आते हैं? आपने पढ़ा होगा कि आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। एक मैं बता चुका हूँ, जिसे हमने कहा मैसेंजर आरएनए। एक और टाइप होती है जो राइबोसोम के अपने अंदर होती है, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही लेकिन इस राइबोसोम के अंदर होती है, वो कहलाता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और फिर एक और टाइप होती है जो कि कहलाता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इस ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल के सर पे लगे होते हैं अमाइनो एसिड, तो वो आकर यहाँ बैठता है। ये ट्रांसफर आरएनए है और इस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ये लगा हुआ है अमाइनो एसिड। एक और ट्रांसफर आरएनए आकर यहाँ बैठेगा, इसके ऊपर भी लगा हुआ है अमाइनो एसिड। इन अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बनता चला जाएगा, ये राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा। एक और ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर आकर बैठेगा, इसके अमाइनो एसिड, इसके दरमियान बॉन्ड बनेगा। इस तरह से अमाइनो एसिड की एक लंबी सी चेन बन जाएगी जिसे आप कहते हैं प्रोटीन। ये वाला स्टेप कहलाता है ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ पर नज़र आ रहा है ये राइबोसोम है और ये राइबोसोम चलता चला जा रहा है। सॉरी, ये राइबोसोम नहीं है, ये आरएनए पॉलीमरेज है। ये जो एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा था ये है। इन्होंने राइबोसोम की पिक्चर नहीं दी। तो ये ट्रांसफर आरएनए है। ये जो अजीब सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर मौजूद है। इसको ये सिंप्लीफाई करके बनाया है। इसके सर के ऊपर यहाँ पर लगा होता है अमाइनो एसिड, ठीक है। यहाँ पर अमाइनो एसिड अटैच होता है। तो ये बेसिक आइडिया है। इस तरीके से जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है वो बाहर आती है और इससे प्रोटीन बनता है। और ये जो है ये 2 स्टेप्स के अंदर काम होता है। एक स्टेप कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, और एक स्टेप कहलाता है ट्रांसलेशन, जिसमें इस आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो डीएनए को हम कहते हैं हेरिडिटरी मटीरियल और आरएनए को हम कहते हैं इट इज़ द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आगे आता है साइटोप्लाज्म के अंदर और राइबोसोम के ज़रिए प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है।